नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल फॉर्मूले की। अब ये जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला वो चीज़ है जिनकी मदद से आप किसी प्रकार का वाक्य बना रहे हो तो आप उनको आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। दोस्तों ये वो जनरल फॉर्मूले हैं कि आपको वाक्य का प्रकार देख करके उसको फॉर्मूले में सेट करना है और फॉर्मूला आपसे जैसा कह रहा है वैसे वैसे ट्रांसलेट करते जाना है तो आपका वाक्य बिल्कुल सही बनेगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है जनरल फॉर्मूले का उसको बोर्ड पर देखिए हमारा टॉपिक है जनरल फॉर्मूला। यहां पर देखिए सबसे पहले हम वाक्य का प्रकार लेते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का कोई अगर वाक्य है हिंदी में और आपको ट्रांसलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? वो फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट। देखो हमने सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिख रखा है SUB, आपको समझना है। SUB का मतलब सब्जेक्ट प्लस HB का मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर MB का मतलब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसको हमने OW से लिख दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कोई अफर्मेटिव वाक्य को ट्रांसलेट करोगे तो आपका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब जरा नेगेटिव प्रकार का वाक्य देख लीजिए। नेगेटिव प्रकार का अगर कोई वाक्य ट्रांसलेट करना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव। देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव आप जानते हैं अच्छी तरह से। इंट्रोगेटिव जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य उनका फॉर्मूला, और एक आपका WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य उनका फॉर्मूला। इनके दोनों के फॉर्मूले अलग अलग रहेंगे। जैसे देखिए अगर वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसका फॉर्मूला रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू की आप कैसे पहचान करोगे? तो आपको मैंने बताया था अगर कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू वाक्य के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, और WH वर्ड का भी फॉर्मूला होगा। उसमें सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड्स आएगा। अब इसमें ध्यान रखना, इसको हम कैसे पहचानेंगे? वाक्य के बीच में कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कितने, इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है उसको सबसे पहले फॉर्मूले में आपको WH वर्ड लगाना है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखो दोस्तों इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों बिल्कुल सेम के सेम है। ये जो है हेल्पिंग वर्ब वाला जो फॉर्मूला है और WH वर्ड वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम की सेम है। सिर्फ इतना सा अंतर है कि इनमें आगे WH वर्ड लग जाता है, बाकी वैसे वैसा फॉर्मूला है। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को याद कर लिया, बाकी सब आपको। अब देखो इन फॉर्मूलों को याद करना भी आसान है। जैसे मान लीजिए आपने इनको नंबर 1 दे दिया, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब नेगेटिव का याद करना है तो वही नंबर 1 रहेगा, ये नंबर 2 रहेगा, और 3 और 4 के बीच में आपको क्या लगा देना है? 3 और 4 के बीच में नॉट लगा देना है। तो ये आपका नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। यानी 4 वर्ड हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखने के लिए इधर बता देता हूँ। SUB का मतलब सब्जेक्ट, ये आपने नंबर 1 डाल दिया, सब्जेक्ट यानी 1। फिर इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, तो इसको मैं फुल फॉर्म बता देते हैं, हेल्पिंग वर्ब
इसको नंबर 2 मान लीजिए। मेन वर्ब इसको अपन ने एमवी के रूप में लिख रखा है, मेन वर्ब इसको नंबर 3 मान लीजिए। और आपका ऑब्जेक्ट बराबर इसको ओबी बराबर क्या लिखेंगे अपन, ऑब्जेक्ट ये नंबर 4 मान लीजिए। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जिनको ही आपको आगे पीछे जमाना है। तो जब आप अफर्मेटिव का फॉर्मूला बना रहे हो तो उसमें 1 2 3 4 का क्रम रहेगा। नेगेटिव का बना रहे हैं तो आपको नेगेटिव का फॉर्मूला ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले 2 शब्दों और पीछे के 2 शब्द हैं उनके बीच में नोट लगा दो तो आपका नेगेटिव का फॉर्मूला बन गया। अब आपको इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बनाना है तो कर क्या रहे हैं आप कि इसमें आप जो ध्यान दीजिए, पहले वाला दूसरे के स्थान पर जाएगा, दूसरा वाला पहले के स्थान पर जाएगा, बाकी और आपका तीसरा अपनी जगह पर है ही और चौथा अपनी जगह पर है ही। तो आपने क्या किया, हेल्पिंग और इंट्रोगेटिव का जब फॉर्मूला बनाया तो इतना सा करना है कि पहले वाले को दूसरी की जगह और दूसरे वाले को पहले वाले की जगह लिख देना है। यानी हेल्पिंग वर्ब वाला या इंट्रोगेटिव वाला कोई वाक्य बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो पहले नंबर पर आता है उसको पीछे कर दो और जो दूसरे नंबर पर आता है उसको आगे कर दो, तो आपका ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। अब आती है बात आपकी WH वर्ड वाले की। तो देखो वही सेम पैटर्न है, वही दूसरा है, वे पहला है, वो तीसरा है और ये चौथा है। बस इतना सा याद रखना है कि आगे आपको क्या लगा देना है, WH वर्ड लगा देना है, तो ये WH वर्ड वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो ये याद करना कठिन काम नहीं है, केवल 4 वर्ड याद आपको होने चाहिए, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इनको सही क्रम में जमा दोगे तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला बन गया। अब पहले 1 2 और 3 4 के बीच में नोट लगा दोगे तो नेगेटिव का बन गया। अगर आपको इंट्रोगेटिव का बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, दूसरे वाले को आगे ले आओ और पहले वाले को पीछे कर दो, बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा रहेगा। ये इंट्रोगेटिव बन गया। अगर इंट्रोगेटिव का आपको WH वर्ड वाला बनाना है तो कुछ नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब वाले के आगे WH वर्ड लगा दो तो वो उसका फॉर्मूला हो गया। तो इसमें याद करने में कोई कठिनाई वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो देखो दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वाक्य अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आपका हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, उसका फॉर्मूला जो रहेगा वो ये है। देखो इसके भी 2 प्रकार हैं, हेल्पिंग वर्ड से शुरू और दूसरा है WH वर्ड से शुरू। देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ना, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। यहाँ भी ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव साइन लगाना है, जो भूल गए थे थोड़ा ध्यान कीजिए। इस प्रकार के वाक्यों के एंड में इंट्रोगेटिव साइन भी लगाते हैं। अब हमने क्या किया, देखो ये नंबर कौन सा है, 2 वाला है, ये नंबर 1 वाला है, ये नंबर 3 वाला है, ये नंबर 4 वाला है और नोट अपने आ गया। तो अगर नेगेटिव बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है 3 4 से पहले नोट लगाते हैं। देखो इसमें भी अपन ने 3 4 से पहले ही नोट लगाया है। देखो 3 4 से पहले आपने यहाँ पर 3 4 से पहले आपने क्या लगाया है, नोट लगाया है। इसी प्रकार से 3 4 से पहले क्या लगाना है, नोट लगाना है। और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो उसका रूल क्या है, दूसरे की जगह पहला और पहले की जगह दूसरा। अब इसी का WH वर्ड वाला बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले को एज इट इज उतार दीजिए। हम उतार देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। अब कुछ नहीं करना, आपको आगे WH वर्ड लगा देना है। क्या लगा देना है, WH वर्ड। ये WH वर्ड लगाते ही ये WH वर्ड वाला फॉर्मूला बन गया। दोस्तों ज़्यादातर आप जब वाक्य ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो उनमें ज़्यादातर 4 ही प्रकार के वाक्य सामने आते हैं, एक तो अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बाकी आपके जो ऑप्टेटिव प्रकार का वाक्य है, इंपरेटिव प्रकार का वाक्य है और आपका एक्सक्लेमेटरी प्रकार का वाक्य है, इनका यूज जो है ट्रांसलेशन में बहुत कम होता है। लेकिन जब आप उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, एक्टिव से पैसिव बनाओगे, तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हमने उनको नहीं लिया है, आपको 4 ही प्रकार के फॉर्मूले याद करवा रहे हैं। याद करना बेहद आसान है, आपको मात्र 4 वर्ड याद करने हैं। दोस्तों आप इन 4 वर्डों को पहले से जानते हैं। एक वर्ड है आपका सब्जेक्ट, एक आपका हेल्पिंग वर्ब, एक आपका मेन वर्ब और एक आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो आपके दिमाग में ये बात ही उठ सकती है कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। देखिए हेल्पिंग वर्ब तो हमने आपको बता रखी है पहले से, मेन वर्ब भी आपको हमने बता रखी है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो चीज होती है जिस किसी वाक्य में कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा होता है वही उसका, या करता होता है या कार्य कर रहा होता है, किसी काम को करने वाला होता है, वही उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं,
तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं हो गया। राम पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट हो जाएगा। सीता दौड़ रही है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है, इसलिए सीता सब्जेक्ट हो जाएगी। अगर वे नहा रहे हैं तो नहाने का काम कौन कर रहा है? वे कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कोई भी कार्य करता है किसी वाक्य में वो उसका क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्ट के प्रश्न का भी जवाब मिलेगा आपको कि किसी वाक्य में कर्ता के काम से जो प्रभावित होता है या कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह उसका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे उसने एक आम खाया, तो उसने क्या खाया? एक आम। तो खाने वाला कौन था? वह। जैसे राम ने, चलो एक उदाहरण ले लेते हैं, राम ने एक आम खाया। अब राम ने एक आम खाया, उसमें खाने वाला कौन है? राम है। तो करने वाला कौन है? राम है। तो राम तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन उसके खाने का, राम का प्रभाव किस पे पड़ा? आम पे पड़ा। किस पे पड़ा? आम पे पड़ा, इसलिए उसका वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा एक आम। इसी प्रकार से रमेश क्रिकेट खेल रहा है, तो रमेश क्रिकेट खेल रहा है तो रमेश का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे पड़ रहा है। रमेश का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। खेलने की तो क्रिया है, खेलने का काम तो क्रिया है। तो जो कोई कार्य किया जाता है वो क्रिया कहलाती है, और जो कोई व्यक्ति कार्य करता है वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट का जिससे संबंध होता है या सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। कभी कभी किसी वाक्य में हमको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई जा रही है, बहुत ही अच्छा तरीका बताया जा रहा है। किसी वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, उसका तरीका ये है कि आप उस वाक्य में क्या या किसी का प्रश्न कराइए और जो उत्तर देता है उसका सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए रमेश ने एक आम खाया, तो आपका प्रश्न बनेगा रमेश ने क्या खाया? तो उत्तर होगा एक आम, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया एक आम। रमेश ने उसे एक पुस्तक दी, तो रमेश ने किसे पुस्तक दी? उसे दी, तो उसे उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सीता ने रमेश को एक पेन दिया, तो सीता ने पेन किसे दिया? रमेश को, तो रमेश ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या या किसी से प्रश्न कराइए और जिस शब्द से उत्तर आता है वही शब्द आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। वैसे आपको ऑब्जेक्ट के बारे में और अच्छी तरह से समझाएंगे जब हम आपको एक्टिव पैसिव वगैरह पढ़ाएंगे, तब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता देंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतनी सी जानकारी काफ़ी है कि जो कोई व्यक्ति कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट का जिस पर भी प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक बात तो ये क्लियर है। और काम करना जो होता है वो क्रिया कहलाती है। बस ये तीन ही चीज़ें होती हैं, एक तो कर्ता, क्रिया और कर्म। तो कर्ता का मतलब करने वाला, क्रिया का मतलब जो कोई काम हो रहा है, और जिस पर प्रभाव पड़ता है या कर्ता का जिससे संबंध है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों अब आपको यह सब्जेक्ट और क्रिया और ऑब्जेक्ट वाली बात क्लियर हो चुकी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हो, आप किसी वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 4 शब्दों पर जोर देना है। एक तो सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ये 4 चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और आपको 4 ही प्रकार के वाक्य अधिकतर आते हैं। उनको ट्रांसलेट करने के लिए आपको करना क्या है? इन्हीं को क्रम में जमाना है। देखो, सब्जेक्ट को नंबर 1 दे दो, हेल्पिंग वर्ब को नंबर 2 दे दो, मेन वर्ब को नंबर 3 दे दो और ऑब्जेक्ट को नंबर 4 दे दो। तो जो चारों सही क्रम में आप जमा दोगे तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। अब नेगेटिव वाली बात है तो आपको कुछ नहीं करना, तीसरे और चौथे से पहले नोट लगा दो तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव वाला बनाना है तो कुछ नहीं करना, दूसरे वाले को पहले की जगह और पहले वाले को दूसरी जगह लगा दोगे तो आपका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बन गया। अगर डब्ल्यू स्पेड वाला बनाना है तो उसी के आगे डब्ल्यू स्पेड लगा दो तो आपका डब्ल्यू स्पेड का फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव भी है और प्लस नेगेटिव भी है। तो करना क्या है? पहले इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बना दो। अब उसी में आपको क्या करना है? तीसरे और चौथे से पहले नोट लगा दो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। यानी नोट लगाते ही नेगेटिव हो जाता है। और नोट कहाँ लगाना है? तीसरे और चौथे से पहले, और 1 2 की जगह और 2 1 की जगह। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी का डब्ल्यू स्पेड बनाना है तो आगे डब्ल्यू स्पेड लगा दो। दोस्तों ये आपके सामने फॉर्मूले हैं, आपको बनाने का तरीका भी सिखा दिया है। मुझे लगता है कि अब आपको ट्रांसलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से आराम से फॉर्मूला लिख पाओगे। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त
हो जाए। दोस्तों हमारे जो वीडियोज़ हैं आपको हम भेज रहे हैं, निश्चित रूप से आपको लाभकारी होंगे और आप इनको जितना शेयर करोगे, जितना इनको आगे बढ़ाओगे, उतने हमको मोटिवेशन मिलेगा, आपसे और बातचीत करने का हमको अवसर भी मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्य को जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।